Welcome to Index 105, Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. In this chapter, we will be having two parts: non-current asset held for sale, and second one is discontinued operations. In the first part, there are four subparts: classification, measurement, and accounting, presentation, disclosures, and in discontinued operations, same presentation and disclosures. Now we will start with non-current assets held for sale. First of all, the first part of it is the classification. What will be classified in non-current asset held for sale? So, non-current asset can either be individual asset और अ ग्रुप ऑफ असेट्स, मतलब डिस्पोजल ग्रुप भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल, मतलब एक असेट को भी हम बेच सकते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ असेट और लायबिलिटी को भी बेच सकते हैं. नॉन करंट असेट इज क्लासिफाइड फॉर हेल्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन. हेल्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट्स कैरिंग अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल रेदर देन यूज. मतलब क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन में कब होगा? जब उसकी कैरिंग अमाउंट यूज करने से नहीं आएगी बट उसको सेल ही करना है अब, तो वो क्लासिफाई हो जाएगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. नाउ वी विल लुक two parts held for sale. There will be two parts held for sale, and the second one will be distribution. So now first we will start with held for sale. Now नॉन करंट एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट. मतलब कब हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा? कोई भी नॉन करंट एसेट कब हेल्ड फॉर सेल माना जाएगा? इसमें दो मेन कंडीशंस है और सेकंड कंडीशंस में 5 सब कंडीशंस है. इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है, शादी वाला है. सो नॉन करंट असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन. मतलब हम हमारी शादी के लिए तैयार है. इमीडिएट सेल मतलब आप सीए बन गए, अब आप इमीडिएट सेल के लिए तैयार हो मार्केट में, आपकी शादी करने के लिए आप प्रेजेंट कंडीशन में तैयार हो गए हो. अब इसमें कैसा है कि कंप्लायंस ऑफ यूजुअल एंड कस्टमरी टर्म्स आर अलाउड. मतलब इसमें कैसा है कि आप सीए तो बन गए बट अभी मेंबरशिप आना बाकी है, तो ऐसी कोई कस्टमरी चीजें बाकी हो तो फिर चलता है. उसमें ऐसा नहीं बोल सकते आपकी सीए की डिग्री कम नहीं हो जाती. तो आप इमीडिएट सेल के लिए फर्स्ट कंडीशन इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल. अब ये हाईली प्रोबेबल डिसाइड कैसे होता है? सो इसमें इसमें भी 5 और कंडीशन है, मतलब टोटल 6 कंडीशन है. उसको ध्यान रखना है, तब वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगा. सो सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल. अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू द सेल. मतलब आप तो रेडी हो पर पेरेंट्स भी तो रेडी होने चाहिए, पेरेंट्स की भी तो मंजूरी होनी चाहिए. सो मैनेजमेंट भी कमिटेड होना चाहिए कि हमें ये नॉन करंट एसेट सेल ही करना है. एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट द बायर हैज बीन इनिशिएटेड. मतलब आपके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू हो गया है, रिश्ता ढूंढना शुरू हो गया है. इट्स वेरी सिंपल. पहले आप प्रेजेंट कंडीशन में सेल के लिए तैयार हो, आप बकरा बनने के लिए तैयार हो. सेकंड कंडीशन है आपके माँ बाप भी तैयार होने चाहिए. थर्ड कंडीशन है रिश्ता ढूंढना शुरू करना चाहिए, लोकेट करना शुरू करना चाहिए कि किसके साथ करना चाहिए. asset is actively marketed for sale at a reasonable current value. मतलब आपकी जो रीजनेबल करंट वैल्यू है, मतलब कोई भी असेट है उसकी जो करंट वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यू होनी चाहिए. कुछ ज्यादा कुछ कम ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आप सीए हो तो सीए वाला ही ढूंढोगे आप, ऐसा ऐसा सिमिलर. मतलब आपकी asset is actively marketed for sale at a reasonable current value. मतलब आप सीए हो तो सीए की जैसे ही मार्केट होने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि सीए हो तो सीए प्लस एमबीए प्लस डॉक्टर कुछ भी मार्केट करना शुरू मत कर दो. आप सीए हो तो सीए की तरह मार्केट करो. मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे आपकी असेट को मार्केट करना शुरू करना चाहिए. सेल मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. मतलब शादी 1 साल में हो जानी चाहिए. मतलब जो भी असेट अपने हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई किया है वो 1 साल में बिक जाना चाहिए, तभी वो इसमें हेल्प फॉर नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल कैटेगरी में आएगा. सेल मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू गेट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसमें एक पॉइंट है, एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स इज अलाउड. 3 महीने का एक्सटेंशन अलाउ किया है. इफ एंटिटी इज नॉट एबल टू सेल द एसेट विद इन 1 ईयर पीरियड प्रोवाइडेड डिले इन बियॉन्ड. मतलब ये दो ही कंडीशन है जब एक्सटेंशन 3 महीने का प्रोवाइड किया जाएगा. और वो दो कंडीशन के कौन सी है? डिले इज बियॉन्ड द कंट्रोल बाय द एंटिटी. अब कोरोना वायरस आ गया, क्या करेगा एंटिटी? तो कोविड-19, तो वो एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं है. तो ऐसी कोई कंडीशन हो गई कि जो मैनेजमेंट के ही कंट्रोल में नहीं है, एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर उसमें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन अलाउड है. और उसमें सेकंड पॉइंट है सफिशिएंट एविडेंस मस्ट बी अवेलेबल दैट एंटिटी इज कमिटेड टू देयर प्लान. मतलब अगर डिले तो हुआ, कोविड कोविड आ गया, बट अभी भी एंटिटी सेल करने के लिए तैयार होनी चाहिए, वो कमिटेड होनी चाहिए, तभी ये एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स मिलेगा.
और ये एंड है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. सो डिले इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी. कोविड-19 आ गया और मैनेजमेंट अब भी जा रही है कि हमें सेल करना ही है, तभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है इस कैटेगरी में रहने के लिए. इट इज अनलाइकली दैट देयर विल बी अ चेंज और विड्रॉल ऑफ प्लान. अब आपने शादी तो नक्की कर दी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंगनी करने के पहले आपने आप भाग गए. तो देयर शुड बी नो विड्रॉल ऑफ द प्लान. मतलब इट्स सिंपल. 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन शादी के साथ ही रिलेट करनी है. आप सीए बन गए, आप अभी प्रेजेंट कंडीशन में सेल होने के लिए तैयार हो, so it is first condition immediate sale in present condition. Second condition appropriate level of management. Parents माँ बाप भी मानने तो चाहिए. Third condition active program to locate the buyer has been initiated. मतलब रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया. फोर्थ पॉइंट है रीजनेबल करंट वैल्यू. आप सीए हो तो सीए की तरह ही अपने आप को मार्केट करो. सीए प्लस एमबीए प्लस डॉक्टर मत बताओ. सेल मस्ट बी प्रोबेबल. मतलब शादी 1 साल में हो जानी चाहिए. शादी इज इक्वल टू 1 ईयर. 1 साल में हो ही जानी चाहिए. और लास्ट पॉइंट ऐसा है कि विड्रॉल ऑफ प्लान. आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस प्लान से. इट इज अनलाइकली दैट देयर विल बी अ चेंज और विड्रॉल ऑफ प्लान. और एक्सटेंशन कब मिलेगा, उसमें 2 कंडीशन. डिले हुआ बट वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं था, और अब भी मैनेजमेंट ऐसा कह रहे हैं कि हम सेल ही करने वाले हैं. सो इट वाज क्लियर हेल्प फॉर सेल कैसे कैसे होती है. 6 कंडीशंस बता दी. नाउ नाउ वी विल गो फॉर हेल्प फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. अब हेल्प फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ ऐसा ही है. नॉन करंट एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन. वो इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए. वो अब ये आज हुआ तो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी हाईली प्रोबेबल. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसको सेल नहीं करना है. सो इसमें क्या हो गया, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड. मतलब पेरेंट्स को तो मनाना ही पड़ेगा. Distribution must be expected within 1 year from date of classification. It is unlikely that there will be a change or withdrawal of plan. अब यहाँ पे बीच के 2 पॉइंट चले गए कि हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसको बायर को ढूंढने नहीं जाना. हमें बायर पता ही है कि कौन है, हमें किससे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें पता ही है. और हम किसी को मार्केट भी नहीं कर रहे कि हम सी है. हमें पता है हमें किसे बांटना है. सो दैट 2 पॉइंट्स आर रिमूव. सो यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है. सो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड. Distribution must be expected to be completed within 1 year. It is unlikely that there will be a change or withdrawal of plan. यहाँ वहां पे 6 कंडीशन है, यहाँ पे 4 कंडीशन है. 2 कंडीशन चली गई है. क्यों चली गई है? क्योंकि ये सेल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है. उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर को लोकेट करने की जरूरत नहीं है, और रीजनेबल मार्केट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अबंडनमेंट ऑफ द असेट. Abandonment of asset does not result into intention of selling of asset. मतलब अगर आपने कोई asset को अबंडन कर दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशन सेल करने का. नॉन करंट asset और disposal group used by the entity till the end of its economic life are called abandoned asset. They are closed rather than sold by the entity. मतलब ये सब चीजें क्लोज हुई है, सेल नहीं कर दी है. मतलब नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप यूज्ड बाय द एंटिटी टिल द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ. पूरी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई तब तक उसको इस्तेमाल किया. अब उसका कोई इलाज ही नहीं है कि आप उससे फर्दर यूज कर सकते हो, बट आप बेच नहीं रहे हो, आपके पास ही है, वो क्लोज कर दिया, तो वो अबंडनमेंट ऑफ असेट कहलाएगा. नाउ टेम्पररी नॉन यूसेज ऑफ असेट. टेम्पररी नॉन यूसेज इट इज सस्पेंशन एंड नॉट अबंडनमेंट. अगर आप टेम्पररी किसी चीज को नहीं यूज कर रहे हो तो वो सस्पेंशन है, अबंडनमेंट नहीं हो गया था. सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं कि टेम्पररी अगर आप यूज करना बंद कर दो तो वो सस्पेंशन होता है. वो ऐसा नहीं कि अबंडन कर दिया आपने, इसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई, अब आप उसको चालू ही नहीं करोगे, वो ऐसा नहीं होता, वो सस्पेंशन होता है. नाउ डिस्पोजल ग्रुप. व्हाट इज अ डिस्पोजल ग्रुप? डिस्पोजल ग्रुप अभी तक आता रहता था. अब डिस्पोजल ग्रुप है क्या? Group of assets to be classified of in a single transaction, which includes non-current assets, non-current liabilities is called disposal group. अब ये क्या है? स्लम सेल जैसा है कि आपने पूरा एक चीज ही ले लिया और उसको ही आपने बेचना है. मतलब असेट लायबिलिटी सब ले लिया और उसको बेचना है. एक चंक ऑफ आइटम्स ले लिया और फिर उसे बेचना है. एक स्लम सेल तरीके का आइटम है. इफ अबेंडेंड disposal group fulfills the criteria of discontinued operations, then it will be presented and disclosed as discontinued operations. अब ये क्या है कि अगर हमने कोई भी डिस्पोजल ग्रुप है उसको पूरा का पूरा अबंडन कर दिया और वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की कंडीशंस फुलफिल कर रही है, तो हमें वो उसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इतना ही पॉइंट है. अब
देयर इज अ स्मॉल थिंग, एक होता है बिजनेस, एक होता है डिस्पोजल ग्रुप, और एक होता है कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या क्या है, मतलब कैश जनरेटिंग में क्या क्या आता है? कैश जनरेटिंग यूनिट है ना, सिर्फ ग्रुप ऑफ नॉन करंट असेट्स है। डिस्पोजल ग्रुप नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, और बिजनेस तो पूरा ही है। तो बिजनेस इज ग्रेटर देन डिस्पोजल ग्रुप, डिस्पोजल ग्रुप इज ग्रेटर देन कैश जनरेटिंग यूनिट। मतलब इसमें कैसा है कि बिजनेस या सब्सिडरी भी बेच सकते हैं। तो बिजनेस और सब्सिडरी एक तरीके से डिस्पोजल ग्रुप आ ही जाता है। तो एक ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि बिजनेस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा डिस्पोजल ग्रुप होता है, और उससे छोटा कैश जनरेटिंग यूनिट होता है। नाउ मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग। मेजरमेंट स्टेप, अब मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग करनी है। अब हम मेजर कैसे करेंगे? हमारे पास असेट तो आ गए, मतलब हमने क्लासिफाई कर दिया, बस उसको मेजर कैसे करेंगे? तो अगर इंडिविजुअल असेट है, सिर्फ एक 38, 16 और 40 की कोई एक इंडिविजुअल असेट है ये, और उसे हम नॉन क्लासिफाइड नॉन करंट असेट हेल्प फॉर सेल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? अगर इंडिविजुअल असेट है, सो स्टेप वन, बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें दो चीजें, बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला स्टेप है बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। Calculate carrying amount of non-current asset as per Ind AS 16, 38 and 40. Provide depreciation और amortization till the date of classification. मतलब पहले तो उसकी कैरिंग अमाउंट ढूंढ के लाओ, कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन और सब माइनस करके उसकी कैरिंग अमाउंट लेके आओ। नाउ कंपेयर कैरिंग अमाउंट विथ रिकवरेबल अमाउंट। इसको रिकवरेबल अमाउंट से अमाउंट के साथ कंपेयर करो। और अगर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है तो वो उसे यहाँ पे बुक कर दो, इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दो। प्रोवाइड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। नाउ स्टेप नंबर टू, इसमें 5 स्टेप है, टोटल 5 स्टेप है, शांति से जाएंगे। स्टेप नंबर टू, ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिफोर डेट ऑफ, अब आपके पास रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट में से जो भी लोअर होगा, वो आपके पास एक अमाउंट आ गई। नाउ क्लासिफिकेशन डेट पे क्या होगा? कंपेयर कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप वन विथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो कंपेयर कैरिंग अमाउंट मतलब इन दोनों में से जो भी कैरिंग अमाउंट आई होगी बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन की, कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप वन और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, उसको कंपेयर करो। इफ देयर आर लॉसेस देन बुक इट एज इम्पेयरमेंट लॉस, एंड इफ देयर इज अ गेन इग्नोर इट। अगर लॉस हुआ तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दो, इफ देयर इज गेन इग्नोर कर दो। सिंपल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है, उसमें उसके साथ कैरिंग अमाउंट जो ये आई उसके साथ कंपेयर किया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स की, अब नेक्स्ट साल की कैरिंग वो आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। सो गेन, अगर लॉस हुआ, अपन को लॉस हुआ तो बुक कर दो इम्पेयरमेंट लॉस, गेन हुआ तो इग्नोर कर दो, जाने दो। अब स्टेप थ्री, फर्स्ट बैलेंस शीट डेट। अब सेकंड बैलेंस शीट डेट कैसे आएगी? वो हमारे पास 3 महीने का एक्सटेंशन है, तो जिस जिसमें 3 महीने का एक्सटेंशन लगेगा उसमें फर्स्ट बैलेंस शीट डेट भी आ सकती है और सेकंड बैलेंस शीट डेट भी आ सकती है। तो पहले हम फर्स्ट बैलेंस शीट डेट पे कर लेते हैं। कंपेयर कैरिंग अमाउंट एज पर स्टेप टू विथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। मतलब इन दोनों की जो कैरिंग अमाउंट आई, ये मोस्टली यही आएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स यही लेनी है। सो स्टेप टू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कंपेयर विथ fair value less cost to sales on first balance sheet date. If losses, take to P&L, लॉस P&L में ले जाओ। अगर गेन है तो रिवर्सल अलाउड है, रिवर्सल अलाउड है भाई, रिवर्सल कर सकते हैं, बट कब तक? टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जितना पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है उतना ही कर सकेंगे ना। और थोड़ी करेंगे कि हमारे पास लॉस है नहीं अब उसको भी उसके ऊपर गेन चलाओ। गेन है तो आप रिवर्सल कर सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ इंटर टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस।
नाउ स्टेप 4, सेकंड बैलेंस शीट डेट। अगर सेकंड बैलेंस शीट डेट तक भी चला गया तो सेकंड बैलेंस शीट ट्रीटमेंट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डिले इन सेल ऑफ। ट्रीटमेंट सेम है स्टेप 3, ऊपर जैसी ही सेम ट्रीटमेंट करनी है। नाउ स्टेप 5, सेल ऑफ असेट। कंपेयर कैरिंग अमाउंट एज पर प्रीवियस नेट प्रोसीजर। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये भी प्रीवियस स्टेप हो सकता है, ये भी प्रीवियस स्टेप हो सकता है, और ये भी प्रीवियस स्टेप हो सकता है। फर्स्ट बैलेंस शीट डेट आई नहीं, बीच में ही सेल कर दिया तो कोई भी स्टेप हो सकता है। सो कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस स्टेप विद नेट प्रोसेस। मतलब जो भी हम जितने में भी हम बेचने वाले हैं, सो कैरिंग अमाउंट और नेट प्रोसीड्स की कंपैरिजन होगी। नेट प्रोसीड्स कंपेयर करेंगे और प्रॉफिट और लॉस विल बी टेकन टू पीएनएल। इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस पीएनएल में बुक कर दो, क्योंकि अब तो सेल हो गया, हमने प्रॉपर अपना क्या कह सकते हैं, रियलाइज्ड गेन और लॉस आ गया। नोशनल गेन लॉस नहीं है, रियलाइज्ड गेन लॉस आ गया, तो उसे पीएनएल में बुक कर दो। नाउ वी विल सी this same with the example. Now X Limited decided to classify PPE is held for sale from 28th Feb 2022. Carrying amount of machine as on 1/4/2021 is rupees 10 lakh. Rate of depreciation is 12% per annum. Value in use before date of classification was 8,50,000. Following are the fair value as on the different dates. Before date of classification 8,60,000. ये है 8,60,000, 8,40,000, 8,55,000, 8,20,000, 28/2/2022 को, 31/3/2022 को, 31/3/2023 को. Asset was actually sold on 8/5/2023 for 8,70,000. Due treatment as per Ind AS 105. What will be the change in answer if evasion was not valid? ये सेकेंड वाला तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट, गिव ट्रीटमेंट एज पर Ind AS 105 इफ एक्सटेंशन इज वैलिड। मतलब जो 3 महीने का एक्सटेंशन, मतलब ये हाँ, असेट वाज एक्चुअली सोल्ड ऑन 8/5/2023। हमने क्लासिफाई कब किया? 28/2/2022। तो एक साल वाली कंडीशन, एक साल में सेल हो जाना चाहिए, तो तब कब तक हो जाना चाहिए? 28/2/2023 तक। बट इन लोगों ने एक्सटेंशन एक्सटेंशन मिला है इन लोगों को, और वो वैलिड है 3 महीने का एक्सटेंशन, तो वो उन लोगों ने लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट बैलेंस शीट डेट भी आएगी, सेकंड बैलेंस शीट डेट भी आएगी। नाउ फर्स्ट वी विल लुक बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन का स्टेप्स क्या था? फर्स्ट, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 28/2/2022 क्या थी? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 28/2/2022 अब 10 लाख थी। 10 लाख पहले थी। 11 महीने का डेप्रिसिएशन 12% के हिसाब से वो आ जाएगा 8,90,000। 10 लाख इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, 1,10,000 का डेप्रिसिएशन है। 8,90,000 उसकी कैरिंग अमाउंट आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट पहले पढ़ा था पीपीई में, वो होती है वैल्यू इन यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स विच एवर इज हायर। तो हमारे पास वैल्यू इन यूज क्या थी? वैल्यू इन यूज दी है 8,50,000। वैल्यू इन यूज 8,50,000, और उस दिन बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या थी? 8,60,000। सो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स विच एवर इज हायर। वैल्यू इन यूज 8,50,000 और वो है 8,60,000। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गई? 8,60,000। 8,60,000 तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई। अब कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,90,000। अब कैरिंग अमाउंट या फिर रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर, क्योंकि हमें रिकवरेबल अमाउंट ऐसा बोला जाता है कि कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी, कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। और यहाँ पे हमारी रिकवरेबल अमाउंट 8,60,000 है, तो वो कम है। तो यहाँ पे पहले ही 30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दो, 30,000 इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दो, और आपकी कैरिंग अमाउंट बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगी 8,60,000। कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप इज डन। फर्स्ट स्टेप इज डन। हमने कंपेयर कर दिया कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को, उनमें से जो भी लोअर हुआ और उसका जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ वो बुक कर दिया। नाउ ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट एज पर प्रीवियस स्टेप कंपेयर विद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स।
अब यहाँ पे 8,60,000 ये वाली वैल्यू। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या क्या है फर्स्ट बैलेंस, मतलब ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है 8,40,000। सो 8,40,000। अब कैरिंग अमाउंट 8,60,000 है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स 40,000 है, तो 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस। सो 20,000 इम्पेयरमेंट लॉस। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरिंग अमाउंट क्या होगी, फेयर वैल्यू, इस स्टेप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स नेक्स्ट स्टेप की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। सो ऑन डेट ऑफ 31st March 2022, कैरिंग अमाउंट एज ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन 8,40,000, मतलब पिछले साल की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है वो इस साल की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। और अब 31st March 2022 पे कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या थी, 8,55,000। सो अब उसे हम यहाँ पे ले लेंगे 8,40,000 और 8,55,000। अब यहाँ पे हमें 15,000 का गेन हुआ, 15,000 का गेन हुआ, बट गेन हम रिवर्स कर सकते हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अभी तक का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, ये 30,000 प्लस ये 20,000, 30 प्लस 20, 50,000 का अभी तक का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, माइनस ये जो गेन हुआ वो। सो इम्पेयरमेंट लॉस स्टैंड्स एट 35,000 अभी के लिए। तो हमने प्रॉफिट को रिवर्स कर दिया इस स्टेप में। प्रॉफिट सिर्फ फर्स्ट स्टेप में इग्नोर होता है, बाकी में हम रिवर्स करते हैं। नाउ ऑन द डेट ऑफ 31/3/2023, on date of 31/3/2023 means the second balance sheet date. अब कैरिंग अमाउंट एज ऑन प्रीवियस स्टेप, हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या थी, 8,55,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगी 8,55,000। अब 31/3/2023 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या थी, 8,20,000, तो यहाँ पे उसको ले लेंगे 8,55,000 और 8,20,000। अब यहाँ पे हमारा लॉस कितना आया, पहले 35,000 का अभी भी स्टैंड कर रहा था, और दूसरा 35,000 मतलब 70,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हमारा स्टैंड कर रहा है अभी। और हमारी कैरिंग अमाउंट क्या हो गई, 8,20,000। अब नेट प्रोसीड्स क्या है, वॉज सेल फॉर 8,70,000, मतलब 8,20,000 की चीज 8,70,000 में बिकी है। 8,70,000 माइनस 8,20,000, 50,000 का गेन बुक हुआ। 50,000 गेन, ये बुक कर दो पीएनएल में। इट्स डन, द होल ट्रीटमेंट इज डन। यहाँ पे रिवर्सल करने की कोई बात नहीं है, ये 50,000 पीएनएल में चला जाएगा। सिंपल, थोड़ा लेंदी है, बट इट्स सिंपल इफ वी डू द स्टेप्स। पहले कैरिंग अमाउंट और रियलाइजेबल अमाउंट बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां तक डेट ऑफ क्लासिफिकेशन तक लाके हमें डेप्रिसिएशन, मतलब कैरिंग अमाउंट कब तक लानी है, ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन तक की लानी है। और वहां पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। और वहां पे जो अमाउंट आई, फिर वी गो ऑन सेकंड स्टेप ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, कंपेयर कैरिंग अमाउंट एज ऑन फर्स्ट स्टेप विद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। जो भी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ वो बुक करो, गेन हुआ इग्नोर करो। और डेप्री और अमोर्टाइजेशन अब नहीं देना फर्स्ट बैलेंस शीट डेट पे। जो सेकंड स्टेप की कैरिंग अमाउंट मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स सेकंड स्टेप में जो हुआ, उसको बैलेंस शीट डेट के फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करो। लॉस हुआ तो पीएनएल में ले जाओ, और गेन हुआ मतलब लॉस हुआ तो इम्पेयरमेंट लॉस की तरह बुक करो, गेन हुआ तो उसको रिवर्सल करो। सेकंड स्टेप मतलब सेकंड बैलेंस शीट डेट में भी सेम। अगर सेल ऑफ असेट हुआ तो कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस स्टेप, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स जो भी होगी प्रीवियस स्टेप पे 2 3 4 में जो भी होगी, उसको नेट प्रोसेस के साथ कंपेयर करो, और जो भी आया उसे बुक कर दो पीएनएल में। गेन आया तो पीएनएल में जाएगा, लॉस आया तो भी पीएनएल में जाएगा। इट्स सिंपल, इट्स इजी। नाउ सेकंड डिस्पोजल ग्रुप। फर्स्ट इंडिविजुअल असेट का तो हमने कर दिया कि इंडिविजुअल असेट में कैसे करना है, पूरा स्टेप्स पूरा प्रॉपर समझा दिया। नाउ डिस्पोजल ग्रुप, स्कोप इन, इसमें क्या देखना है कि स्कोप इन आइटम्स कौन सी है, स्कोप आउट आइटम्स कौन सी है। तो फर्स्ट स्कोप इन आइटम्स तो तीन ही होगी, 16 28 16 38 40। स्कोप आउट आइटम्स, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, डीटीए डीटीएल, फाइनेंशियल असेट्स, बायोलॉजिकल असेट्स, असेट्स क्रिएटेड और एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब मतलब इसमें ऐसा है कि स्कोप इन स्कोप आउट क्या क्या है वो क्लासिफाई कर दिया पहले से। स्कोप इन क्या क्या, स्कोप आउट क्या क्या। ना इसमें इसमें तो तीन ही स्टेप है, बट तीन स्टेप्स मस्त वाले हैं। अब फर्स्ट, बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन calculate carrying amount of every item of disposal group without considering scoped in and scoped out items। मतलब scoped in items है, scoped out items है। अब इन दोनों की हमें
पहले तो कैरिंग अमाउंट लाएंगे, पहले इन दोनों की सबकी टोटल की कैरिंग अमाउंट लेगा आप, टोटल कैरिंग अमाउंट ले लो, अप्लाई रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स, उसकी फेयर वैल्यू लाके उसकी कैरिंग अमाउंट लेके आ जाओ, दोनों की टोटल टोटल स्कोप्ड इन स्कोप्ड आउट की टोटल कैरिंग अमाउंट लेके आ जाओ। नाउ ऑन द सेकंड स्टेप, इट इज ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ एंटायर डिस्पोजल ग्रुप, स्कोप्ड इन प्लस स्कोप्ड आउट, इस पूरे का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकालेंगे। सेग्रीगेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स बिटवीन स्कोप्ड इन एंड स्कोप्ड आउट आइटम्स, scoped out items is equal to apply respective index and calculate fair value less cost to sales. Scoped in items is equal to fair value less cost to sales of disposal group minus total fair value of all scoped out items। मतलब इसमें कैसे करना है कि अब इन दोनों को सेपरेट करो, स्कोप्ड इन स्कोप्ड आउट, पहले ये स्कोप्ड आउट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकाल दो, ये कहाँ से निकलेगी, उनके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेयर वैल्यू लेके आ जाओ और इसकी फेयर वैल्यू ढूंढ लो। अब टोटल में से, टोटल फेयर वैल्यू में से ये स्कोप्ड आउट वाली निकाल दो, डिडक्ट कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, तो मिलेगा स्कोप्ड इन का फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल्स। कंपेयर टोटल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स विथ टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स। अब ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स आया, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स को कंपेयर करो किससे, किससे कंपेयर करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स। Provide impairment loss if any. Impairment loss will be written off against पहले goodwill, फिर rest of the assets, ignore profits if any। अब इसमें क्या है कि पहले goodwill, मतलब वो भी चलो वो एग्जांपल में आ जाएगा कि क्या है, तो सिंपल है, देख पहला स्टेप स्कोप्ड इन स्कोप्ड आउट देखे बिना टोटल कैरिंग अमाउंट का निकाल ले, अप्लाई रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या करना है, पहला स्टेप स्कोप्ड इन प्लस स्कोप्ड आउट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स निकाल दे, टोटल वाला, फिर स्कोप्ड आउट वाला जो फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल्स है, मतलब ये स्कोप्ड आउट वाला फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है, वो निकाल कैसे निकालेगा, वो उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स में दिया होगा, मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है। अब ये और इसका सब्ट्रैक्शन कर, तो इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स मिल जाएगा, मतलब स्कोप्ड इन मतलब नॉन करंट एसेट्स का, स्कोप्ड इन का नॉन करंट एसेट्स का हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स मिल जाएगा। नाउ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स और कैरिंग अमाउंट ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स, उसका कंपैरिजन करो और प्रोवाइड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। अब फर्स्ट बैलेंस शीट पे क्या करेंगे, कंपेयर टोटल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स with total carrying amount of scoped in items. If losses provide for it, the same way step number 2, if gain is equal to reversal of losses if allowed as per Ind AS 36, reversal of impairment loss is not allowed for goodwill as it will result into internally generated goodwill which is prohibited by Ind AS 13। मतलब इसमें क्या है कि फॉर्म में आके गुडविल को भी रिवर्स मत कर दो, गुडविल तो भाई गया, अब आप बेचने रहे हो तो जाने दो, अब वो खत्म है उसका, उसको भी रिवर्सल मत कर देना गेन के हिसाब से। ये एग्जांपल के हिसाब से समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू क्लासिफाई और डिस्पोजल ग्रुप एज बैलेंस शीट डेट अंडर 1/4/2022 पे कर रहे हैं, बिफोर डेट ऑफ क्लासिफिकेशन उसकी वैल्यू क्या क्या है, गुडविल 100 1500 1450 2000 1800, इन्वेंटरी 150 150, डेटर्स 200 180 250 240, नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। अब ये जो भी आया वो अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स आ गया, मतलब उसका कैरिंग अमाउंट आ गया है। और आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन टिल 36, मतलब क्या है, हेल्ड फॉर सेल कब रिकॉग्नाइज हुआ, 36 को अब हम डेप्रिसिएशन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन की डेट तक का देते हैं। सो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ एंटायर डिस्पोजल ग्रुप इज 1600। assume fair value less cost to scale of scoped items, scoped out items are same as given in before date of classification। मतलब ये जो है
स्कोप्ड आउट का तो यही वाला रहेगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स यही वाला रहेगा। प्रोवाइड नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर इंड AS 105। अब ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ एंटायर डिस्पोजल ग्रुप 1600। मतलब बिफोर वाला जो स्टेप है ना कि टोटल कैरिंग अमाउंट ढूंढ ढूंढ के, वो तो दिया ही है ना ये, हम पहले से ही मिल गया है हमें। तो डायरेक्ट हम सेकंड में ही जाएंगे, ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ एंटायर डिस्पोजल ग्रुप। मतलब पहला स्टेप एंटायर का ले आओ, तो वो क्या है, वो 1600, वो 1600 है, यहाँ पे दिया है 1600। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ एंटायर डिस्पोजल ग्रुप इज 1600, ये वाला। सो ये 1600 आ गया। नाउ माइनस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड आउट आइटम्स, ऑफ स्कोप्ड आउट आइटम्स, मतलब जो भी स्कोप्ड आउट है उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या है, तो यही वाली है, 150 प्लस 180 प्लस 240 माइनस 2000 माइनस 180, 1610। तो ये 1610 आ गया, पर ये माइनस 1610 है। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ एंटायर डिस्पोजल ग्रुप, ये 1600, ये माइनस 1600 है, माइनस 1610, 1600 और माइनस 1610। अब हमें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। सो फेयर वैल्यू total carrying amount of scoped fair value less cost to sales of scoped हम्म ये एंटायर का 1600 है। अब स्कोप्ड आउट का 1610 हुआ, माइनस 1610 हुआ, हमें इसमें से ये माइनस करना है। द सेकेंड स्टेप, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स माइनस फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड आउट, एफवी स्कोप्ड आउट का फेयर वैल्यू माइनस करना है। सो एंटायर में से स्कोप्ड आउट का माइनस कर दिया, बट ये वाला हमारे पास माइनस में साइन था, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3210। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स 3210 आ गया, 3210। अब टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ स्कोप्ड इन आइटम्स क्या है, तो 1000 प्लस 1450 प्लस 1800, तो 100 प्लस 1450 प्लस 1800, 3350, 3350। तो ये जो 140 का हमें गेन हुआ है, तो वो टोटल कैरिंग अमाउंट, हाँ 140 का लॉस हुआ है, क्योंकि हमारी फेयर वैल्यू ज्यादा है, हमारी फेयर वैल्यू कम है हमारी कैरिंग अमाउंट से। सो फेयर वैल्यू इज लेसर देन, फेयर वैल्यू लोअर है, फेयर वैल्यू लोअर है अपने कैरिंग अमाउंट से। सो इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा इसका। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस बुक कैसे होगा, रेशियो में होगा। अब इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा, पर हमारे पास पहले तो गुडविल है शायद, तो पहले हमने 140 का बाइफर्केशन कर दिया, ये 100 तो गुडविल में जाएगा। 100 का तो कोई कोई टेंशन नहीं है कि 100 तो गुडविल में ही राइट ऑफ करना है, पहला पहला प्रायोरिटी राइट ऑफ करने का इंटेंजिबल मतलब गुडविल को ही मिलेगा। अब ये जो बाकी का 40 है, उसको हम बांटेंगे कौन से रेशियो में, 1450 और 1800 के रेशियो में बांट देंगे। सो 1450 प्लस 1800, 3250, सो 40 डिवाइड बाई 3250 इंटू 1450, 17.85 और 1450, नहीं 1400, 1800, 22.15 हमें राइट ऑफ करना है। इम्पेयरमेंट लॉस राइट ऑफ करेंगे, पर राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो असेट के सामने हमें राइट ऑफ करना है। तो पहले तो जो गुडविल है उसको इसको सामने राइट ऑफ कर दो के जाने दो, अब उसका खेल खत्म, उसका पूरा, क्योंकि ये कैसा बता रहा है कि आप बिजनेस को बेच रहे हो, आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर रहे हो, पर आपकी नोटबुक आपकी बुक्स में गुडविल दिख रही है, तो वो कैसे हो सकता है, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे हो सकता है। सो वो उसके सामने राइट ऑफ हो जाता है, गुडविल के सामने पहले। और बाकी का जो भी है, जो वो बाकी के नॉन करंट असेट्स बाकी है, मतलब 1638 और 40 के जो भी बाकी के नॉन करंट असेट बाकी है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द वैल्यू ऑफ देयर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, जो बिफोर जो ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन होगी वो।
तो ये हो गया। अब उसकी एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट, डेबिट 140 टू accumulated impairment loss of goodwill 40 to accumulated impairment loss of PPE 17.88 to accumulated impairment loss of building 22.15। तो ये कंप्लीट हो गया नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का पूरा। अब चेंज इन प्लान। अब हमने एक साल खत्म हो गया, अब क्या? अब एक साल खत्म हो गया इसका, अब क्या करेंगे? So when classification conditions of non-current assets or disposal group as held for sale whichever met earlier and now one or more failed will result into treatment of change in the plan। मतलब अब एक साल खत्म हो गया या फिर कोई भी कंडीशन फेल होगी तो अब हमें चेंज इन प्लान करना पड़ेगा, उसको फिर से अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में ले जाना पड़ेगा, यहाँ से 105 में से 1638 या 40 में ले जाना पड़ेगा। So record non-current asset or disposal group at lower of the following कौन सी चीज? Carrying amount that would have been had there been no classification as held for sale, carrying amount as per step number 1 depre or amortization of change in plan या फिर reasonable recoverable amount। So carrying amount that would have been had there been no, carrying amount that would have been had there been no classification मतलब अगर क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता नॉन करंट असेट्स में तो फिर मतलब ये हेल्प फॉर सेल में नहीं किया जाता तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती उस डेट पे, और रिकवरेबल अमाउंट lower of the following: difference between carrying amount before rate of change in plan and value calculated as per above will be taken as to P&L as gain or loss। ये सेम चीज एक क्वेश्चन में दी गई है, टेक्स्ट बुक का ही है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है यहाँ पे। So here is the question: estimated purchase of property of rupees 6 lakh on 1st April 2011, the useful life of the asset is 15 years, on 31st March 2013 classified property is held for sale, the impairment testing provides the estimated recoverable amount as equals to 4,70,000 recoverable amount कर दी। The fair value less cost to sales on 31st March 2013 was 4,60,000, fair value less cost to sales is equals to 4,60,000। On 31st March 2014, management changed the plan as property no longer met the criteria of held for sale. The recoverable amount as on 31st March is equals to 31st March 13, 31st March 14 को क्या हो गया, 5 लाख के अमाउंट हो गए। तो हमें दोनों साल की ट्रीटमेंट देंगे। तो पहले वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन हैज हेल्ड फॉर सेल, परचेज प्राइस 6 लाख थी, 2 साल का डेप्रिसिएशन दिया 15 इयर्स के मतलब एसएलएम के बेसिस पे 80,000 वो आ गया। हमारी कैरिंग अमाउंट मतलब एटलीस्ट हमारी कैरिंग अमाउंट उस दिन क्या थी, 5 लाख, 5,20,000, और रिकवरेबल अमाउंट थी 470, तो 50,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो गया, कैरिंग अमाउंट आ गई 470 की। On initial classification as held for sale as on 31st March, the value will be lower of carrying amount after impairment 4,70,000। मतलब अब इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी इस डेट पे, 4,70,000 हो गई है। पर उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स 460 हो गया, तो अब रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गई, 460 हो गई 31st March 2013 को। 460 on 31st non-current asset classified will be recovered at 4,60,000। Done. Depreciation of rupees 40,000 and impairment loss is charged in profit or loss for the period for the year ended 31st March 2013। ये खत्म हो गया, मतलब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ 10,000 का और फिर जो 40,000 का डेप्रिसिएशन होगा वो अब हमने चार्ज कर दिया पीएनएल में। अब on 31st March held for sale is classified as criteria doesn't match, the value will be lower of carrying amount immediately before classification on 31st March 2013। अब इसमें है ना रिकवर मतलब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो किया ना वो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो क्लासिफाई हुआ उसके पहले हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 4,70,000 थी,
तो यही आ जाएगी। सो 4,70,000 यहाँ पे हमने ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 5,20,000, हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर किया कैरिंग अमाउंट को, और रिकवरेबल अमाउंट कम आई, तो फिर हम वही लेंगे ना, 4,70,000 हमारी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो 4,70,000, अब उसको 13 ईयर्स के लिए हम 13 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाए 36154। तो कैरिंग अमाउंट हैड द असेट इज नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अगर असेट क्लासिफाई नहीं हुआ होगा हेल्ड फॉर सेल, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस साल का। सो वो 36154, और 31 मार्च 2014 को वैल्यू आ जाएगी 433,846। अब उस दिन रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31 मार्च 2014 इज 5 लाख। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, प्रॉपर्टी विल बी वैल्यूड एट 4,33,846 ऑन 31 मार्च 2014। मतलब बुक्स में तो यही दिख रहा है ना, भले रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख का है, बट अभी के लिए तो हम, अगर बेचा नहीं होता तो हम बुक्स में तो इसी अमाउंट से ले जाएंगे। सो 4,33,846 बुक्स में दिखेगा प्रॉपर्टी में, और एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ 26,154 इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो भी लॉस आया वो सीधे पीएनएल में चला जाएगा। यही स्टेप था। Record non-current asset at a lower of the following carrying amount that would have been had there been no classification as held for sale. As per step number 1, minus depre और amortization of change in plan, रिकवरेबल अमाउंट जो उन दोनों में से जो भी लोअर होगा, और उन दोनों में से जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में सीधा चला जाएगा। गेन आया तो गेन, लॉस आया तो लॉस, सीधा पीएनएल में चला जाएगा। Now, in the presentation, in the part of the presentation, it would be like let's keep the presentation for a while. डिस्क्लोजर क्या आ गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ सेल विल लीड टू एक्सपेक्टेड डिस्पोजल, गेन और लॉस रिकॉग्नाइज इन स्टेप 2, 3 और 4, और चेंज ऑफ प्लान इफ एनी। चेंज इन प्लान इफ एनी। अब प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो अपना होता है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो यहाँ पे करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स के साथ में एक और यहाँ पे एक हेड आ जाएगा, नॉन करंट असेट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, और सेम यहाँ पे ये जो अदर्स टू बी स्पेसिफाइड होगा ना, वो यही है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। तो उसमें आ जाएगा अदर्स टू बी स्पेसिफाइड में, और यहाँ भी अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज अदर देन दो स्पेसिफाइड, तो इसमें आ जाएगा लायबिलिटीज एट्रीब्यूटेबल टू नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। डिस्क्लोजर हो गया। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या है? अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी विच इज a component of an entity which is either disposed of, abandoned or classified as held for sale will be treated as discontinued operation if it fulfills any of the following conditions। तीन में से कोई भी फुलफिल कर दिया तो फिर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहलाएगा। The component represents a separate major line of business or a geographical location. It must be a part of a single coordinated plan to sale of separate major line of business। मतलब जो भी सेल करना है वो एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है। इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेट प्लान टू सेल ऑफ separate major line of business or geographical location. It must be a subsidiary acquired exclusively for the purpose of resale. Major a component which is financially and operationally separable from the entity is called a major line of business। मतलब a component of an entity which is either disposed of or classified as held for sale will be treated as discontinued। Discontinued operations कब कहलाएगा? If it fulfills any of the component represents separate major line of business or a geographical location। मतलब ऑपरेशंस क्या होता है? मतलब मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जनरली क्या होता है? जिसका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सेपरेबल है वो एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, वो बंद हो जाता है
फिर सेकंड, इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान टू सेल ऑफ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफी, मतलब एक ही प्लान में वो सब मेजर जो हमारे मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है उसे बेच देना है। इट मस्ट बी सब्सिडरी अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मतलब किसी और के पास से हमने कोई कंपनी एक सब्सिडरी ली और द सोल पर्पस कि हमें उसको बेचनी है, तो वो एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगी। A presentation, profit or loss from such segment will be separately disclosed on the face of P&L. Profit before tax, tax amount, profit after tax, वो सब separately disclose किया जाएगा on the face of balance sheet. Profit or loss on sale of the operations will also be separately disclosed in notes to accounts. Analysis of the profit of this kind will also be given in notes to accounts to enable users or owners to differentiate between profits and cash flows generated from continuing and discontinued operations and to compare it with future results. मतलब सब ये सब अगर आपने इंडियाज के फेस मतलब इंडियाज के पीएनएल देखी होगी तो उसमें कंटिन्यूड ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का नीचे अलग अलग ही दिया होता है कि उसका प्रॉफिट अलग दो, टैक्स अमाउंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग, सबका अलग अलग हेड ही बना, मतलब अलग अलग ही बनाया है, फेस फेस पे ही बना दिया है। तो वो, और अगर बहुत डिटेल में चाहिए मतलब एनालिसिस भी देखना है तो फिर वो नोट्स टू अकाउंट में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। Now, disclosures. Necessary disclosure in P&L account and cash flow statements will be made. Adjustment relating to the prior period for a discontinued operation shall be disclosed nature and amount. मतलब अगर शायद पहले मतलब जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कर दिया उसकी कोई ऑब्लिगेशन आई, मतलब परचेस प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, वारंटी ऑब्लिगेशन आ गई, किसी का पहले डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रोडक्ट बेच दिया था, अब उसकी वारंटी ऑब्लिगेशन आई, तो फिर वो प्रायर पीरियड आइटम में दिखा दिया जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एडजस्टमेंट फॉर अ डिस्काउंट शैल आल्सो बी डिस्क्लोज नेचर एंड अमाउंट, मतलब वो जो भी अमाउंट होगी जो बाद में आती है कि फ्यूचर में वो अराइज हो रही है तो फिर उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Now, change in plan. Reclassify discontinue operation as continue, मतलब पहले डिसकंटिन्यू कर दिया, अब फिर से ऐसा हुआ कि अब कंटिन्यू करना है, उसमें उसमें हमें फिर से काम चालू करना है। सो रिक्लासिफाई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एज कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इंक्लूड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इन टोटल इनकम ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो हम सेपरेटली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में दिखा रहे थे उसको बंद करके अब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में दिखाना शुरू कर दो। अब डिफरेंस बिटवीन इंड एस 105 एंड एएस 24, पर्टिकुलर मतलब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कहाँ बोला गया है इंडेक्स 105 में, यहाँ पे नहीं बोला गया। नेम, यहाँ पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था, वहां पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन था। टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 3 मंथ्स 105 में बोला है, 24 में नहीं बोला है। अबंडनमेंट ऑफ एसेट 105 में बोला है, 24 में नहीं बोला। चेंज इन प्लान 105 में इसका मेंशन है, 24 में नहीं था। सो विद दिस वी फाइनली कंक्लूड Ind AS 105 non-current assets held for sale and discontinued operations.